And ये स्टेट आप ओवरमाइंड पीपल। कभी हिम्मत नहीं हारे आप, तो कैसे उस प्रॉब्लम को फेस करते थे आप कि घर में भी नहीं बताना है, घर में किसी से शेयर नहीं करना है, ऑफिस की प्रॉब्लम ऑफिस में ही रखनी है और उसको सॉल्व भी किया प्रॉब्लम को कैसे? साइंस के लिए मुझको कहा गया लेकिन मैं साइंस पढ़ने से मना कर दिया। संस्कार था कि उस समय हम लोग अपने माता पिता के घर के कार्यों में, खेती के कार्यों में सहयोग करते थे। अब उसका जो वर्ड है टीम, TEAM, टोटल इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल मेंबर, जी, कि मैनेजर शुड बी लीडर। पौधे के लिए जो है उसके भी 3 चोर हैं। जैसे हमारे लिए जो है 3 चोर हमारे सामने हैं, एक डकैत, एक चोर, एक गिरहकट। हाँ। किसानों का जो जीवन स्तर है, जो होना चाहिए, आज वो बहुत गिरा हुआ है। नमस्कार, इस शो में आपका स्वागत है। ऐसा माना जाता है कि आज से 50-60 साल पहले गांव में क्या होता था कि 18 से 20 किलोमीटर, कई लोग 30 किलोमीटर तक पैदल जाते थे, नदी पार करके जाते थे स्कूल पढ़ने के लिए। लेकिन ये सारी बातें आज की जो युवा पीढ़ी है उसको हंसी मजाक में ले रही है। वो इस चीज़ों को मानती नहीं है। उसे लगता है कि ऐसा नहीं होता होगा, कि इतना किलोमीटर कौन चलेगा, नदी पार करके स्कूल कौन जाता होगा। तो इस बात में क्या सच्चाई? आपने तो जिया है उस लाइफ को, उस समय को, तो क्या था उस समय? क्या सच में ऐसा था कि लोग इतने दूर जाते थे पढ़ने के लिए पैदल? हमने जो है जूनियर हाई स्कूल शिक्षा किया है गांव से पास ही करीब 5 किलोमीटर, और हाई स्कूल इंटरमीडिएट गांव से 10 किलोमीटर पैदल चलते। अच्छा। पैदल चलते ही इतनी दूरी डेली सुबह जाता था, शाम को आता था। और फिर जो है घर में जो है जो हमारे खेती काम थे, गाय भैंस का देखना, घर खेती का देखना, उसके कामों में अपने लोगों का सहयोग करता था, माता पिता का। तो कैसे पढ़ाई हो पाती थी? उनका जाना सहयोग आना, करता था, क्योंकि उसमें पढ़ाई भी करना, घर के काम भी करना। ऐसा संस्कार था कि उस समय हम लोग अपने माता पिता के घर के कार्यों में, खेती के कार्यों में सहयोग करते थे, और घर पर जो काम होते थे उसमें हम लोग पूरा अपना सफलता देते थे उस समय। लेकिन आज का ज़माना बदल गया, ऐसे कोई काम भी नहीं रह जा रहा है। तो उसके बाद आफ्टर इंटरमीडिएट मैं अपने घर से दूर कानपुर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में चला गया। आपने एग्रीकल्चर ही क्यों चुना? क्योंकि मेरा जन्म एग्रीकल्चर में हुआ। मैं शुरू से ही खेती में पला बढ़ा, खेती में ज्ञान हुआ। साइंस के लिए मुझको कहा गया लेकिन मैं साइंस पढ़ने से मना कर दिया। नहीं, हमको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, और बाई बर्थ एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट था। अच्छा खेती, अच्छा धन, अच्छा पशु, उसमें मन लगता था, इसलिए एग्रीकल्चर को चुना। आजकल तो बच्चे 12th तक पहुंच जाते हैं और उनका क्या लक्ष्य है, क्या करना है, ये सोच नहीं पाते हैं। और आप इतनी कम उम्र में सोचा था आपने एग्रीकल्चर ही पढ़ना है हमें, तो ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? कहाँ से, आप किसी ने गाइड किया था आपको? ये प्रेरणा अपने आप मिली। किसी ने गाइड किया? क्यों? किसी ने गाइड नहीं किया, और एक अपने आप प्रेरणा मिली कि जब मैं पढ़ता था इंटरमीडिएट में, तो एग्रीकल्चर कॉलेज जो कानपुर का था उसका एक अपना नाम था। तो मैं सोचता था कि अगर वहाँ हमारा एडमिशन हो जाएगा तो हम वहाँ पढ़ें। लेकिन लोग कहते थे एडमिशन नहीं होगा वहाँ आपका, तो थोड़ा मन। आपको कोई मुश्किल आई? मुश्किल कोई नहीं है, मेरा एडमिशन तुरंत हो गया, पहली बार ही तुरंत हो गया आपका? हाँ, कॉन्फिडेंस मतलब आपका मनचाहा कॉलेज आपको मिल गया एक ही बार में? कॉन्फिडेंस था, नहीं डर भी था, दोनों था। अच्छा। लेकिन कॉन्फिडेंस काम कर गया, डर भाग गया। अच्छा, जैसे आप एक अधिकारी रहे हैं, बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं, आपका स्टाफ था और काफ़ी एरिया में आपका था, ऑफिस था, तो इतने सारे स्टाफ को आप कैसे मैनेज करते थे? जैसे अभी क्या है कि मैनेजमेंट के लिए कोर्स हो रहे हैं, आज का जो युवा पीढ़ी है वो कोर्सेज कर रही है कि टीम को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। लेकिन उस समय तो कोई ऐसा कोर्स था नहीं, आपने भी कोई कोर्स नहीं किया, तो आप कैसे मैनेज करते थे? क्या बताएंगे हमारे व्यूवर्स को? किसी भी परिवार का हो, संस्था का हो और विभाग का हो, तो जो हेड होता है उसका पहला दायित्व होता है कि टीम मैनेजमेंट। टीम मतलब उसका जो वर्ड है टीम, TEAM, टोटल इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल मेंबर, जी, कि जितने आपके सदस्य हैं, चाहे छोटे हों बड़े हों, उनको अपने कार्यों में सबकी सहभागिता हो, किसी को इग्नोर न किया जाए, उसको हर काम में सहभागी बनाया जाए, ताकि वो उसकी सहभागिता हो, वो अपनी जिम्मेदारी और अपना कर्तव्य वो महसूस करे, उसको इग्नोर न किया जाए। कुछ लोग क्या करते हैं कि इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए मैनेजर का पहला काम है कि टीम मैनेजमेंट, टीम को मैनेज करे, अपनी टीम को रखे। और उसलिए कहा गया है कि मैनेजर शुड बी लीडर। ये मैनेजमेंट का टर्म है कि मैनेजर शुड बी लीडर। मैनेजर को लीडर होना चाहिए। लीडर मतलब नेता नहीं, लीड द पीपुल, कि जो आपके साथ वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको आप लीड करें। लीड करने मतलब ये नहीं कि कुश्ती लड़के। लीड मतलब ये है कि अपने बुद्धि से, अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से उनको आप उनसे आगे रह करके, उनसे ज़्यादा बुद्धिमान हों, उनसे ज़्यादा हों, तो तब जो है उनको आप लीड कर सकोगे। तो आप शुड बी लीडर। तो अक्सर होता क्या है कि जैसे कहीं जो मैनेजर होता है वो जो वर्कर से कमज़ोर होता है,
तो अब वो कमजोर रहेगा, वर्कर्स बुद्धिमान नहीं रहेगा, उतना नहीं रहेगा, तो लीड क्या करेगा। इसीलिए जो मैनेजर है, जो मैनेज करता है, उसको लीडर होना चाहिए। उससे अधिक आपको ज्ञान हो, उससे अधिक जानकारी हो, उससे अधिक अनुभव हो, तभी आप लीड कर पाएंगे। अगर कमजोर है लीड नहीं कर पाएंगे। हर क्षेत्र में ऐसा होता है। तो इसीलिए टीम के लिए ज़रूरी है कि आप मैनेज करें और तभी आप सफल रहेंगे। दूसरे, सबको इन्वॉल्व करो, किसी को काम किसी को ज़्यादा मत आंको, सबको इन्वॉल्व करोगे तो टीम के वर्क अच्छा होगा। अक्सर क्या करते हैं लोग कि किसी को इन्वॉल्व कर देते हैं कि तुमको नहीं काम करना है, तो उसमें विद्वेष बढ़ेगा, आपस में टकराव होगा, तो उस संस्था का उसका भला नहीं होगा। पहली बात कि आजकल जो हमारी पैदावार है किसानों की खेती की, जो पैदावार होनी चाहिए कमर्शियल, उसकी आधी है। किसान जो है अपने खेतों पर उसकी आधी पैदावार लेता है, जिससे उसको जो है लाभकारी मूल्य न मिलता है और न उसको कोई लाभ होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि किसान जो है खेती ढंग से करे, ताकि उसको जो है लाभ मिले और उसका जीवन जो है अच्छा हो सके। हमारे यहाँ जो मोस्टली खेती दो प्रकार की है, एक कमर्शियल होती है, एक डोमेस्टिक होती है। कमर्शियल खेती जो है अच्छे प्रांतों में, पंजाब हरियाणा में कुछ लोग करते हैं, कुछ अपने यहाँ यूपी में, बरेली में, मुरादाबाद साइड में करते हैं, उन किसानों को थोड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन जो डोमेस्टिक खेती करते हैं, उसमें से ज़्यादातर किसान अपने घर के पैदावार के लिए खाते पीते हैं, और थोड़ा मोड़ा बच जाता है तो उसको बाज़ार में बेच देते हैं, जैसे उनके जो छोटे घरेलू खर्चे हैं वो चलते हैं। तो इसलिए किसानों का जो जीवन स्तर है, जो होना चाहिए, आज वो बहुत गिरा हुआ है। और उसको उठाने के लिए हमको जो मैंने जीवन में अनुभव किए, साझा किए, उसके आधार पर आपको बताना चाहता हूँ। जी। पहली बात यह कि किसान जो है, जब खेती कर रहा है कोई फसल का, तो अपने मिट्टी की जांच करा ले हो, क्योंकि मिट्टी के जांच के आधार पर खादों का प्रयोग करेगा तो वो जो है उसके लिए लाभकारी होगा, ना तो ज़्यादा होगा। जांच कहाँ पे कराए? मिट्टी की जांच के लिए आपको जिला स्तर पर मृदा परीक्षण केंद्र होता है, जहाँ किसान अपना नमूना लेके जाए और उनको दे देगा, और निःशुल्क जांच करके वो बताते हैं कि आपके खेत में कितना खाद पड़नी चाहिए। जी। तो इससे पैदावार आपको अच्छी मिलेगी। अब ये भी जानने की जरूरत है किसानों के लिए कि पौधों के लिए जो है 16 तत्व जरूरत होता है। 16 तत्वों में से 3 तत्व जो है हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे आम आदमी के लिए जो है भोजन में हर चीज़ चाहिए, तो इससे पौधों के लिए ये भी 16 तत्व हैं, लेकिन 3 बहुत ज़रूरी हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इनका पौधों के लिए विशेष रोल है। नाइट्रोजन जो है वो हरापन देता है, जिससे पौधे पत्तियाँ खाना बनाती हैं। इससे जो है पैदावार में जो है ज़्यादातर पौधे निकलते हैं, जिससे पैदावार बढ़ेगी। अगर ये नाइट्रोजन नहीं दिया गया है यूरिया के रूप में, तो पैदावार कम होती है। दूसरा है फास्फोरस। फास्फोरस से जो है पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं, जड़ें खूब गहराई तक जाती हैं, और जड़ें गिरती नहीं, फसल गिरती नहीं है। जब फसल गिरेगी नहीं तो पैदावार अच्छी होगी। और जो गांठें होती हैं फास्फोरस की वजह से ज़मीन से जो है नमी और तत्व वो खींचने काम करती हैं, जिससे पौधा पैदावार अच्छा देता है। तीसरा होता है पोटास। पोटास को आजकल कोई किसान नहीं डालते। इसके कई कारण हैं, उनकी अज्ञानता है, उनको जानकारी नहीं है, और पोटास के महत्व को भी नहीं जानते हो। जबकि पोटास के प्रयोग से कीड़े मकोड़े से रक्षा होती है, बीमारी से रक्षा होती है। क्या ये कहा तो नहीं कहीं कि पोटाश उसका दाना मोटा होता है। एक मिनट सर, ये पोटाश ऐसा तो नहीं पोटाश महंगा आता है, उसे डालते नहीं? महंगा नहीं, बहुत सस्ता आता है। जानकारी नहीं है लोगों को। जानकारी नहीं है, उसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता। जैसे यूरिया डालने से किसान को दिखाई पड़ेगा, हरा हो गया, किसान सोचता है कि हाँ यूरिया खाद से हमारा फायदा है, हाँ ये काम कर रहा है यूरिया। पोटास के डालने से कोई भी चीज़ दिखाई नहीं पड़ती है। पोटास का जो प्रभाव है वो अंदर का होता है, जैसे दाना मोटा होगा, दाना चमकीला होगा। जहाँ पोटास पड़ा है तो थोड़ा नमी को बर्दाश्त करेगा, उस पर जो है कीड़ों का, बीमारियों का, पौधों का प्रभाव नहीं होगा। तो इन सब तत्वों का अगर प्रयोग करेंगे, एक संतुलित फार्म, एक उसका नाम है संतुलित उर्वरक प्रयोग, बैलेंस फर्टिलाइजेशन। इसको एक बैलेंस मतलब आपके हिसाब से किसानों को पोटास का प्रयोग करना चाहिए, जरूरी है। और इसके लिए जो एक वैज्ञानिक रिकमेंडेशन है 4-2-1, 4 भाग नाइट्रोजन, 2 भाग फास्फोरस और 1 भाग पोटास के रूप में आपको खेत में डालना चाहिए। तब पैदावार आपको जितना चाहते हैं उससे अधिक अच्छी मिलेगी, दूरी बराबर मिलेगी। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि खेत में कुछ जो तत्व है, सूक्ष्म तत्व बोलते हैं, जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इनकी कमी होती है, तो इनको किसान नहीं डालता है, और इसकी वजह से भी पैदावार में कमी होती है। तो इन तत्वों का भी प्रयोग जो है करना चाहिए, इससे पैदावार बढ़ेगी और किसान को लाभकारी मूल्य मिलेगा। दूसरी बात आती है सिंचाई की सुविधा। जैसे हम लोगों के लिए पानी आवश्यक है, वैसे पौधों के लिए भी पानी आवश्यक है। और आजकल बरसात बहुत कम हो रही है। हाँ, बरसात कम हो रही है, धान की खेती में भी पानी लगता है, गेहूँ में लगता है, तो पानी की व्यवस्था उसके पास होनी चाहिए, चाहे तालाब से, चाहे ट्यूबवेल से, चाहे नहर से। अगर पानी रहेगा तो खाद का प्रयोग जो है करने पर अच्छा परिणाम मिलेगा। पानी न होने से पैदावार आधी हो जाती है, तो इसलिए समुचित व्यवस्था पानी की करनी चाहिए, समयानुसार उसको खेत में पानी देना चाहिए।
अच्छा, पानी मेन है खेती के लिए सबसे ज़्यादा। जरूरी है खाद के साथ। जी और तीसरी चीज़ आती है कीड़े मकोड़े रक्षा की। जैसे हम जो है आम आदमी इंसान जो है अपने घर में फसल, अपने घर में धन की सुरक्षा के लिए बंदूक रखता है और गुर्जी रखता जी। है, चौकीदार रखता है, हाँ, कि चोरी ना हो सके। चोरी ना हो सके। जी। तो उसके लिए जो है पौधे के लिए जो है उसके भी 3 चोर हैं। जैसे हमारे लिए जो है 3 चोर हमारे सामने हैं, एक डकैत, एक चोर, एक गिरहकट। हाँ हमारे पैसे के 3 चोर हैं ह्यूमन बीइंग में। जी। एक डकैत होता है, एक चोर होता है, गिरहकट होता है। डकैत सीधे लूट देता है, चोर चोरी चोरी कर से देता करता है है। और गिरहकट जेब काट देता है। जी। तो ऐसे पौधों के लिए भी 3 चोर हैं। अच्छा। कीड़े मकोड़े, बीमारियां और खरपतवार। खरपतवार गिरहकट काम करता है, पौधे साथ लगा रहेगा, उसका खाद पानी से लेता रहेगा। और कीड़ा जो होता है वो डकैत सीधे अटैक करेगा पौधे पर, खाद डालेगा, उसको नुकसान कर देगा। और बीमारियां जो है चोर की तरह हैं, धीरे से आती छिपी हैं और रहेंगी, पौधों हाँ, को छिपी नुकसान हो रहेंगी। जाती हैं, छिपी तो रहती इन हैं। तीनों से भी किसान को रक्षा करनी चाहिए। चौथी चीज़ ये है कि किसान जो है जो खेती करता है केवल अनाज की फसलों ज़्यादा खेती करता है। धान, गेहूँ, गन्ना, जो हमारी दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, जिसमें खाद की कम जरूरत पड़ती है, मैं पानी की कम जरूरत रोकूंगी, पड़ती ये है। दलहनी फसल क्या होती है? दलहनी फसलों में मटर है, चना है, मसूर है, अरहर है, उड़द है, मूंग है। तो इनकी खेती से 2 फायदा है। जितनी दालें होती हैं, पल्सेस हैं, हाँ, वो दलहनी इनकी फसल। खेती के 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो इनकी पैदावार में से जो है दाल मिल जाता है। दूसरा जो है घर की खुराक पूरी हो जाती है, मार्केट में इनका दाम भी ज़्यादा मिलता है। और सबसे इनकम बड़ा अच्छी हो जाती है इससे। हाँ, और सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन पर खाद पानी कम लगता है। क्यों? क्योंकि दलहनी फसलों की खासियत यह है कि इसकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, और जो गांठें होती हैं वो वायुमंडल से नाइट्रोजन खुद इकट्ठा करती हैं। अच्छा। इसलिए जो है उसमें यूरिया डालने की जरूरत नहीं पड़ती खाद की। तो ये प्रकृति की देन है कि अगर दलहनी फसलें खेत में बोई जाएंगी तो वो पैदावार अपने आप अच्छी होगी। उसके बाद जो ये तो फसल बहुत बोई अच्छी जाएगी बात है, उसकी प्रकृति अच्छी की देन होगी। है ये। हाँ। और तीसरी चीज़ दलहनी फसलों का, आजकल आप सबको पता होगा किसानों को कि हमारे यहाँ सरसों का तेल का बहुत महंगा मिल रहा है। हाँ, गाँव में डिमांड है किसानों उसकी, का- क्योंकि सबसे डिमांड है। हाँ। अभी रिफाइंड वगैरह मना हो गया है, रिफाइंड लोग खाते ही नहीं आजकल। हाँ, तो इन सबको देखते हुए तिलहनी फसलें जैसे सरसों है और सूरजमुखी है या कोई और चीज़ अलसी है, इसकी खेती भी किसानों को करनी चाहिए, ताकि वो अपने घर की कम से कम अपने घर की रिक्वायरमेंट जो है तेल की वो पूरा कर सकें। अभी अलसी तो बहुत ही महंगा मिल रहा है और बहुत ही फायदेमंद है हेल्थ के लिए। जो लोग जिम करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, या भी हेल्थ के लिए भी लोग आजकल अलसी खाते हैं, भून करके लड्डू बना के, किसी हर तरह से अलसी का सेवन कर रहे हैं। इस वजह से अलसी बहुत महंगी हो गई है, लेकिन अलसी की खेती बहुत ही कम जगह पे होती है। अक्सर खेती जहाँ सूखी एरिया है ज़्यादातर वहाँ की जाती है। हमारे जो है ईस्ट यूपी में या वेस्ट यूपी में मोस्टली जो है सरसों खेती होती है, क्योंकि सरसों हमारी एक कॉमन क्रॉप है, जिसमें बरना सरसों है और सरके सरसों है, अच्छी पैदावार देती है और वो लाभकारी मूल्य देती भी है। इसके बाद किसानों को ये भी सुझाव है कि आप खेती के साथ साथ कुछ जो है पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, इन सबको भी साथ में व्यवसाय में लाएं, ताकि जिससे इनसे उनकी एक्स्ट्रा आप- इनकम हो सके। एक्स्ट्रा इनकम हो सके। उसके अलावा जो है किसानों को इसके साथ साथ कुछ सब्जियों की खेती भी करें। किसान हमारे यहाँ सब्जी खेती नहीं करता, केवल आलू करता है, वो भी बहुत कम। तो किसान अगर सब्जी खेती, आलू है, मटर है, टमाटर है, बैगन है, इनकी खेती करेगा, थोड़ा पानी की जरूरत पड़ती है देख रेख की, तो उससे उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। और अगर वो सरप्लस करता है तो बाज़ार में उसको अच्छा मूल्य मिलेगा। तो इसलिए किसानों को इसकी खेती भी करनी चाहिए। हाँ, ये उसकी खेती क्या होती है? ऊसर जो ज़मीन है, जी जिस ज़मीन में ये जो सोडियम साल्ट है, सोडियम लवण है जिसे कहते हैं, सोडियम, जिससे हम लोग कपड़ा धोते हैं, रेह कहते थे पहले, गांव में रेह भाषा आती, रेह या ऊसर। तो इससे पहले के गांव में लोग छोटे थे तो इससे कपड़ा धोया जाता था। अच्छा। धोबी भी इससे कपड़ा धोता था पहले। तो उसमें क्या साबुन नहीं होता था? नहीं, साबुन सोडा नाम नहीं था उसमें, आज के करीब 50 साल अच्छा। पहले। तो वो ज़मीन, ऊसर ज़मीन जो होती थी उसमें धोबी जाता था और रेह को अच्छा। फ्रेश करके लाता था, बोरे भर करके किसी में, तो उसी से कपड़ा धोता था वो। तो उस तो समय कपड़े से साफ होते थे? साफ होते थे उस समय, इसी से करते थे, बेचारी मजबूरी थी। सोडा वोडा का नाम नहीं था, साबुन का नाम नहीं था। तो हम लोग जब थे उस समय, तो ऊसर ज़मीनें आजकल कहीं कहीं बहुत जगह पाई जाती हैं, जैसे सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, ये ज़िले ऐसे हैं जहाँ की ज़मीनें बहुतायत ऊसर हैं। उसको गांव वसन बंजर कहते हैं। गाँव वाले कहीं बंजर है, ऊसर है, बंजर है। उसमें होता क्या है कि पानी की कमी से, ज़मीन में पानी कमी होती है, तो जो पानी कमी से जो नीचे के सोडियम साल्ट हैं वो आ जाते हैं ऊपर। जी जी। तो उनको या तो खुरच दो या पानी भर के लीच कराओ, तो अगर वो निकल जाएंगे साल्ट, तब वो ज़मीन खेती योग्य हो जाएगी। जी जी। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं जब इफ़को में था तो सुल्तानपुर जनपद में मुसाफिर खाना तहसील में 2 गांव थे, करंग सिंहपुर और चंदौकी गांव। वहाँ मैंने करीब 500 एकड़ का प्लाट लिया था ऊसर सुधार के लिए। वहाँ ज़मीनें सब ऊसर थी, कहीं कुछ नहीं था, पड़ती और पड़ी इसी थी। के लिए आपका पोस्टिंग हुआ था अमेठी में? तो उसमें जो प्रधानमंत्री हमारे महिम राजीव गांधी थे, जी। उनका निर्देश था कि इस ज़मीन को सुधारा जाए। तो इफ़को की तरफ से मैं वहाँ था, तो उस ज़मीन को सुधारने का काम किया। और उसमें जिप्सम जो है, ये जो पदार्थ आता है जिप्सम, जी। जिप्सम के डालने से ऊसर का सुधार होता है। अच्छा। तो उसमें जो है जिप्सम का प्रयोग किया गया। जो धान का पुआल था उसको डाला गया,
और उसको जा करके पानी को लीच करना पड़ता है। अच्छा। जैसे खेत में इनको डाला जाएगा, उसके बाद पानी भरा जाएगा और पानी के द्वारा उस स्टार्ट को बहाया जाएगा, जी जी। कहीं जाएगा पानी लीच कर जाएगा। तो इस बार 2-3 बार करने से, जैसे कपड़ा धोते हैं लोग, उसी तरह से इस सिस्टम है कि धुलाई तरह से हो जाएगा कि उसको पानी छल के जाएगा और उसके बाद खेत ठीक हो जाएगा। फिर उसमें जो है खेती की जाती है, हर फसलों की, धानों की खेती की जाती है, उससे खेती की जाएगी और पैदावार अच्छी होगी। सब्जियां आजकल जो हो रही हैं, अभी क्या है कि हर सब्जी 12 महीने हो रही है, पूरी साल हो रही है, बिना मौसम की। वैसे अभी क्या भिंडी है, मान लीजिए भिंडी तो ठंड में भी मिल रही है, नेनुआ भी ठंड में मिल रहा है, मटर है वो गर्मी में मिल रहा है, तो मतलब हर सब्जी हर समय मिल रही है। तो क्या अगर बिना मौसम की सब्जी हम खाते हैं तो क्या वो हमारे नुकसानदेह नहीं है? सब्जियों की खेती में पहले क्या होता था कि एक कोई होता था फोटो सेंसिटिव, कि वो जो वैरायटी थी वो गर्मी के प्रति फोटो सेंसिटिव होती थी, लाइट के प्रति, और अगर फोटो सेंसिटिव होती तो वजह से हर समय नहीं उगा सकते थे। लेकिन आजकल वैज्ञानिकों ने इतना आविष्कार कर लिया है, इतना वैज्ञानिक आगे बढ़ गए हैं कि अब उस सब्जी को किसी भी मौसम में पैदा कर लेते हैं और पैदा करने के बाद उसको बाजार में सप्लाई करते हैं। तो वो खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बिना मौसम की सब्जी? आप सीजन में उसका अच्छा मूल्य मिल हाँ, जाता मिलता है, है, हाँ। और सीजन में मूल्य कम मिलता है। लेकिन खाने के जहाँ तक संबंध है, तो जो सब्जियां हमारी सीजनल है, मौसमी सब्जियां हैं, जी, जी। जैसे गर्मी में भिंडी है, लौकी है, करेला है, ये जाड़े में मटर है, गोभी है, टमाटर है, तो जो मौसमी सब्जियां हैं अगर इनका सेवन किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन जो सब्जियां इस तरह से ऑफ सीजन में सप्लाई हो रही हैं, इनका प्रयोग भी कोई गलत नहीं है और समय को देखते हुए इनका प्रयोग भी ठीक है और खाना चाहिए, इसमें कोई डिफेक्टिव वाली बात नहीं है। कोई बड़ा नुकसान नहीं है अगर हम बिना मौसम की सब्जी खा रहे हैं, तो बड़ा नुकसान नहीं है। पहले ज़माने में था कि टमाटर जब फूल लगता था तो उससे जो है उसमें लाइकोपिन बन जाता था, जो कि जहरीला होता था। आलू में जो है हरे रंग आ हाँ, जाते ये थे। हमने भी सुना है बड़े बुजुर्गों से कि टमाटर जो है नहीं खाना चाहिए गर्मी में, नुकसान करता है गर्मी में टमाटर। लेकिन अभी सब खाते हैं। अब समय बदल गया, टमाटर पैदा नहीं हो रहा है। वो जो टमाटर हमारे यहाँ पैदा होता था जाड़े में, गर्मी होती है तो खराब हो जाता था। अब चूँकि टमाटर जो तो खत्म हो जाता है, लेकिन जो ऐसी सब्जियाँ बाहर से आ रही हैं उनमें कोई सा दोष नहीं है, खाना चाहिए और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं टमाटर भी गर्मियों में खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हैं। चलिए, ये हमारे व्यूअर्स को जानने में अच्छा रहा, जानकारी हुई वो भी। अभी बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं खाना चाहिए टमाटर गर्मियों में, तो ऐसा है कि आप लोग टमाटर को खा सकते हैं। झारखंड में आगे पोस्टिंग हुई थी झारखंड में। झारखंड में क्या खेती का सीन है, कैसे खेती करते हैं वहाँ के? झारखंड में जो वो तो बहुत ही गरीब राज्य है। झारखंड को मैंने लिखा था, कहा था एक बार, झारखंड इज ए रिच स्टेट ऑफ पुअर मैन्स पीपुल। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ गरीब आदिवासी हैं, बहुत गरीब हैं, उनको खाने नहीं है। मैंने यहाँ तो देखा है कि बेचारे नमक और चावल खाते हैं वो, इतनी गरीबी में। देखिए दाल का वहाँ कोई नामो निशान नहीं है। तो वो लोग कैसे खेती करते हैं? और वो जो है केवल धान खेती करते हैं, उनके गेहूँ खेती वहाँ कहीं नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पानी साधन नहीं है। पानी साधन 800-900 फीट बोरिंग होती है, जो हर आदमी संभव नहीं है। तो पानी साधन वहाँ बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए गेहूँ खेती ना के बराबर है। धान की खेती वर्षा आधारित होती है, वर्षा होती है उसी पर धान की खेती करते हैं वो। हालांकि पैदावार उनकी अच्छी होती है, धान की भी सही अपनी जगह पर है, पैदावार बहुत अच्छी है। लेकिन वहाँ कमियाँ क्या है? सबसे बड़ी कमी पानी की है, और ज़मीन वहाँ की अम्लीय है। ये कमी ये भी है, ज़मीन जो है वहाँ की अम्लीय है, एसिडिक है, जिसके लिए कैल्शियम चूने का प्रयोग करना चाहिए। किसान नहीं प्रयोग करता, कोई लोग करते हैं। और दूसरी कमी वहाँ फास्फोरस और पोटास की बहुत कमी है, ज़मीनों में जो है फास्फोरस और पोटास की बहुत कमी है। और किसान क्या करता है? केवल यूरिया डालता है। अच्छा, ट्रेडिशनल है, वहाँ केवल यूरिया डालेगा, फास्फोरस पोटास डालेगा ही नहीं, न उसको ज्ञान है और उसका महत्व तो समझता ऐसे है। आपने कहा कि पोटास डालना चाहिए खेतों में पैदावार के लिए, तो जब वहाँ के लोग पोटास का प्रयोग नहीं करते हैं तो पैदावार वहाँ पे कैसी होती है ज़्यादा? पैदावार धान की अच्छी हो जाती है। धान क्योंकि बरसात भरोसे होता है और उसमें यूरिया खुद डालते हैं। और वहाँ तक जो पैदावार धान की है, जो धान अपने यहाँ उगाते हैं नहीं उगाते हैं, उगाते हैं सब हाइब्रिड मोटा धान। और मोटा धान ज़्यादा पैदावार भी देता है, और उसको वो लोग मोटा धान खाते भी हैं, जिसको हम लोग कहते हैं भुजिया, गाँव की भाषा में भुजिया बनाते हैं। तो भुजिया के रूप में बना करके वो मोटा चावल खाते हैं। वो महीन चावल जो हम लोग हमारे उत्तर प्रदेश में वो नहीं खाते हैं। तो मैं तो वहाँ बहुत गाँव गया हूँ, बहुत देखा हूँ कि किसान जो है फास्फोरस पोटास छूता नहीं, वो कहता साहब ये क्या है। बाकी चावल के अलावा और क्या पैदावार होती है वहाँ पे? सबसे बड़ी झारखंड अच्छी चीज़ वहाँ है झारखंड का कि सब्जी के मामले में वो बहुत रिच है। सब्जी वहाँ पे होती है? सब्जी वहाँ की सब्जी जो है बगल में उड़ीसा, बिहार, बंगाल को सप्लाई करता है झारखंड। अच्छा, उसका रीजन है, उसका रीजन पीछे ये है कि वहाँ पानी की कमी है। तो लोग छोटे छोटे जगहों कुएं का पानी इस्तेमाल करके बजाय गेहूँ खेती, मटर खेती करने के सब्जियों की खेती करते सब्जी हैं। खेती करते हैं। मटर तो यहाँ इतनी होती है कि जैसे कोई मंडी लगी हो मटर की। अच्छा और इस समय गर्मियों में भी वहाँ हर सब्जी मिलेगी। जी। एक और बात सर कि अभी आपने लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, तो और आपको भी हिम्मत भी नहीं आ रही उस चीज़ से। और मैंने भी देखा है कि आपके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हुई या कुछ भी हुआ, कभी आपने घर में आकर के कोई ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा किया या चिल्लाया हो, कभी हम लोगों को मालूम ही नहीं हुआ कि आप ऑफिस में कोई प्रॉब्लम भी चल रही है, कभी हिम्मत नहीं आ रही आप। तो कैसे उस प्रॉब्लम को फेस करते थे आप कि घर में भी नहीं बताना है, घर में किसी से शेयर नहीं करना है, ऑफिस की प्रॉब्लम ऑफिस में ही रखनी है, और उसको सॉल्व भी किया प्रॉब्लम को कैसे?
नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना तो हर आदमी को तो दायित्व है। और जैसा मैं कहता था लाइफ में 3P फार्मूला, मैंने सबको अभी जी। सिखाता हूँ लोगों को कि 3P फार्मूला, जी पेशेंस, पैशन और पर्टिबिलिटी। जी ये आदमी के जीवन के लिए ये तीनों शब्द बहुत जरूरी है। पैशन मीन्स उत्साह, जी कि अगर जीवन में कुछ करना है तो उत्साह होना चाहिए, जी उत्साह नहीं बनना चाहिए। दूसरा है पेशेंस, धैर्य, जैसे तुलसीदास ने रामायण में लिखा है जी। कि धैर्य रखो, धीरे धरो। तो ये धैर्य जो है जीवन में सबसे बड़ी जरूरी होती है। कोई समस्या आती है तो उसको बजाय और तरह से धैर्य रखो, वेट करो, टाइम का, समय का धैर्य रखो तो सफलता मिलेगी। और साथ साथ उत्साह बनाए रखो। उत्साह हार जाओगे, हिम्मत तो उत्साह नहीं रहेगा तो आदमी वहाँ फेल्योर हो जाएगा। तीसरा आता है पर्टिबिलिटी, व्यवहारिकता, कि जीवन में बजाय थ्योरी पर जाने के जी जो है प्रैक्टिकलिटी, व्यवहारिकता दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। व्यवहारिक दृष्टिकोण कि क्या संभव है, इस प्रकृति में क्या कर सकते हैं, क्या हमारे लिए हो सकता है, उसको देखना चाहिए। ना कि जो थ्योरी है किताबों में लिखा है, कापियों में लिखा है, उसी को मान के चलते हैं। जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं कि हर आदमी को एक बार दूध पीना चाहिए, कम से कम 2.5-3 ग्राम दूध पीना चाहिए, नहीं मिलता है। हर जो गरीब है वो तो पी नहीं पाएगा। हाँ, तो अब उसके लिए थ्योरी क्या है? तो इसलिए ऐसी थ्योरी भी बेकार है जो प्रैक्टिकली संभव ना हो। बिल्कुल ऐसी तमाम चीज़ें हैं कि जो थ्योरिटिकल हैं, कर लोग कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो जो आपका दृष्टिकोण होना चाहिए वो व्यवहारिक दृष्टिकोण होना चाहिए। जी तो ये तीनों जो फार्मूले हैं ये आदमी के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर इसको कोई फॉलो करता है तो वो आगे जाएगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों आगे जाएगा वो। जी जी हाँ। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि इस शो में आपको बहुत सारे जो अनुभव मिले होंगे, जानकारियाँ मिली होंगी, जो आपके लाइफ में काफ़ी जो लाभ मिलेगा, वो फ़ायदेमंद रहेंगी आपकी लाइफ के लिए। तो ऐसी ही जानकारियों के साथ मैं मिलती हूँ अपने पॉडकास्ट में। धन्यवाद।